हेलो दोस्तों, तो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं आज से। तो उसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखेंगे, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि का संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रोजर ड्रैक थे। द्वैत शासन लागू 1765 हुआ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव थे। और बक्सर का युद्ध 1764 हुआ, उसमें वेंसीटाट थे। और बंगाल के में अकाल पड़ा जो 1770 में, उस समय कार्टियर थे। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह हेक्टर मुनरो ने किया। 1764 में बक्सर के युद्ध में किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772। वर्ष 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो यह हैदराबाद के निजाम था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो यह लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि की। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत के द्वारा लागू की गई। तो यह डलहौजी के द्वारा लागू की गई। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जफरनामा। फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। तो यह लॉर्ड डलहौजी था। किस सिख गुरु को गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो यह गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया? तो यह गोविंद सिंह ने किया। 1857 में सिराज उद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो यह पहले अमरदास होंगे, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि 1816 में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? यह श्रीरंगपट्टनम में हुई। कहाँ हुई थी? यह श्रीरंगपट्टनम में हुई। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? तो यह झांसी, नागपुर व सतरा लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो यह बेंटिक थे। वोडियार के शासक मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो यह श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर बनाया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यह विलियम बेंटिक था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो यह मराठों ने किया। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व
का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण में के लिए सत्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव दृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो यह अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित की? यह अर्जुन देव ने की, गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो यह 1835 के मैकाले के मिंट से। निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो यह होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा, वेंसिटाट होगा, उसके बाद कार्टियर होगा, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स होगा। कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था उपयुक्त में से सभी। भारत की राष्ट्रीय भावना में कमी। भारत में राष्ट्रीय भावना में कमी। कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था जिसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1861 में किया गया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो यह लॉर्ड डलहौजी था। सती प्रथा को अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम एंटी को। निम्नलिखित में से अवध का स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये शहादत खां बुरहानुल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो यह शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो वह अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह हेस्टिंग्स थे। नवाब शुजा-उद-दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष होने का कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराज-उद-दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो यह मोहनलाल थे और खादिम खां थे। मीर मदान थे। मोहनलाल और मीर मदान थे। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो यह कलकत्ता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो यह नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1756 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैत शासन में डाकुओं की राज का संज्ञा दी है? तो यह के.एम. पनिकर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो यह वारेन हेस्टिंग्स है। इलाहाबाद की संतरी 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद
का उप दीवान किसे बनाया? तो यह मोहम्मद रजा खां को बनाया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो यह राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो यह राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था यह शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो यह आयरकोट था, सर आयरकोट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स सुमिलित नहीं है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो यह अर्जुन देव ने की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो यह बक्सर का युद्ध होगा 1764। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो यह लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? तो यह सुकर चकिया मिसल के थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया? तो यह लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो यह मीर कासिम। किसने समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो यह 1799 में। किसके शासनकाल में ब्लैक होर की दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यह प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम था, तो यह तमिलनाडु में एक नगर का नाम था डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया? तो यह वॉरेन हेस्टिंग के समय। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो यह वॉरेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया? तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन युग सही सुमेलित है? तो यह 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। तो 2 और 3 सम्मिलित है। नेक्स्ट है सिख गुरुओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यह गुरु अर्जुन देव सिख गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंग देव के सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरमुखी
दी। तो यह 2 और 3 सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो पहले होगा 17, उसके बाद होगा संबलपुर, उसके बाद होगा झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो यह हो जाएगा टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो यह डलहौजी के समय। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए नीचे गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1775। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद हो जाएगा 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा, अफगान युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो यह कर्नल स्लीमैन थे। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि और उपनाम। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरुख बहादुर शाह प्रथम। तो यह शेरे बेखबर था, शाहे बेखबर। बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर फरुखसियर। तो यह था मुगल वंश का घृणित कायर, फरुखसियर कहा था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो यह बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो यह जुल्फिकार खान। फरुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यह सैयद बंधुओं के सहायता से। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? यह सैयद बंधुओं को जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? तो यह फरुखसियर की। सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो यह किया था फरुखसियर को, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह, चारों को किया था। 1 2। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह के समय। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत में पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक ने ईरान का नेपोलियन कहा गया है? तो यह नादिर शाह को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था। शाह आलम अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? तो यह शाह आलम द्वितीय के समय हुए। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो यह शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण
12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। तो यह शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है, कितना बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कूड़ ए यार में। तो यह बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो यह शाह आलम द्वितीय था। सुमेलित कीजिए राज्य और संस्थापक। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली जाफर खां। फर्रुखाबाद के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद खां बंगश। कर्नाटक 1720 इसके संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। और अवध मीर मोहम्मद अमीन, सादत खां एवं बुरहानुल मुल्क। तो ये इसके संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 संस्थापक। तो हैदराबाद के मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क जिसे कहा जाता है। रुहेलखंड 1727 इसके संस्थापक थे मीर अली मोहम्मद खां। भरतपुर 1740 इसके संस्थापक बदन सिंह। और मैसूर 1761 इसके संस्थापक हैदर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो यह अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया? तो यह चूड़ामणि को। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो यह सूरजमल को। मुर्शिद कुली जफर खां को बादशाह को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो यह फर्रुखसियर से मिली। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो यह मुर्शिद कुली जफर खां। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो मुर्शिद कुली जफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा 1717 का फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिस न तो छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है? तो यह अलीवर्दी खां ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रगढ़ की किलेबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। किसने कहा? तो यह अलीवर्दी खां ने कहा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि
से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो यह अलीवर्दी था। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी? तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो यह कहा था अलीवर्दी खां ने। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो यह कारण थे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी और अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और भगोड़े कृष्ण वल्लभ में कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो यह तीनों था। भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, तो यह तीनों कारण थे। सूची एक मतलब सूची एक घटना और सूची 2 तिथि। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का उत्तराधिकार तो 15 से 20 जून 1756। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों के अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो यह 24 परगना था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देशों में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो यह मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समाप्त व्यापारी करों की चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो यह मीर कासिम। रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ इन कथनों पर विचार करें। शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो 1, 2, तीनों सही है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच हुई? तो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो मीर जाफर को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो यह मुबारक-उद-दौला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के उत्तराधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो और
यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो यह मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो यह हैदर अली की ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने। 1 और 2 को सुमिलित कीजिए। युद्ध और संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि। सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 युद्ध और 2 अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? तो यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर था। तो यह लॉर्ड मैकिरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास स्वीकार करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 है सही। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए? तो यह हो जाएगा फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, सभी के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो टीपू ने नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और उसे नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल थे। तो यह त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर का अधिकांश प्रदेश को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। वाडियार वंश एक बालक राज कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज को सहायक संधि लाद दी गई। तो ये सभी हो जाएगा। किसने कहा था मैं अंग्रेज के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना?
टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया जिस पर उन्हें अमृतसर का नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का नाम प्रसिद्ध है की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया और शाहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं को पहली बार राजनीति मामलों में रुचि दिखाई। तो यह होगा इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख को दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो यह गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो यह धोखाबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका? तो इसका सभी कथन सही है। देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर विपरीत दिशा में स्थापना की और अमृतसर के किलेबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद सिंह जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में करतारपुर में बिताने पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उन्हें शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। तो यह 1 2 3 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार न दाद, मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो यह कहा था तेग बहादुर ने। किसने कहा था? तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बकला के बाबा कहा जाता है? तो यह तेग बहादुर को कहा जाता है। किसको? तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह क्या सही है? तो उन्हें बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्हें 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे के सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया। तो यह सभी सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जाफरनामा। 1 2 3 4 सही होगा इसका आंसर। किसने मखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ये वीर बंदा बैरागी। किसने मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो यह फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? खालसा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों के कालक्रम सजाइए।
तो यह 1 2 3 4 हो जाएगा। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो यह लाहौर पर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई अमृतसर विजय अभियान के दौरान। रंजीत सिंह ने किस मिसल के से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो यह भंगी। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, जिसे संधि की गई। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 हो जाएगा। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और रोपर की संधि 1831 विलियम बेंटिक के द्वारा। त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड के व सासूजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 किस नदी के को दोनों राज्यों के क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई? तो यह सतलज नदी। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन की में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिनमें शामिल थे, तो इसमें शामिल थे वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट गार्डनर, एविनटेबल, ये इसमें थे 1 2 3 4। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे तो रंजीत सिंह। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था तो यह दिलीप सिंह थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की। सूची 1 और सूची 2। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि कब हुई? तो लाहौर की संधि 1846 में, भैरोवाल की संधि 1846 और पंजाब की संधि, पंजाब का अंग्रेज राज में विलय 1849। तो ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। वेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम है? तो यह है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना, पेशवा। तो यह 1 2 3 4 5 है इसका क्रम। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य से की स्थिति में पहुंचा दिया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो यह कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता का आविष्कारक था? तो यह डुप्ले था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया? तो यह लॉर्ड वेलेजली ने किया। वेलेजली ने। सुमेलित कीजिए 1 एवं 2। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट। ठगों का दमन तो ठगों का दमन किया था विलियम बेंटिक के समय। और मैकाले की शिक्षा नीति प्रस्ताव, तो यह भी विलियम बेंटिक के समय। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए।
तो समाचार पत्र पर प्रतिबंध, समाचार पत्र पर प्रतिबंध, तो यह लॉर्ड डलहौजी। बंगाल प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग। और विवाह हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो यह, तो इसका सही सुमेलित होगा समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त। तो यह चार्ल्स मेडकॉफ होगा। तो एक का होगा चार्ल्स मेडकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो इसका होगा आंग्ल अफगान युद्ध, तो यह हार्डिंग के समय हुआ। और आंग्ल सिख युद्ध, तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। और हिंदू पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जनरल था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जनरल था, तो यह लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो यह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा, संबलपुर और जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर क्रम में है सब। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 घटना, सूची 2 वर्ष अवधि। तो इसका राइट आंसर होगा सुगौली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85-86, 1885-86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो यह विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह सही है। तो केवल 2। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो यह आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ये था। और आगे देखते हैं। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो यह, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारी को भारी रिश्वत दी। तो यह गलत है। राज्य अपहरण नीति के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही है? सही है। तो इसने भारतीय राज्य को समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 कौन विजयी हुआ? तो यह हैदर अली हुआ। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह सिराजुद्दौला था। इस वीडियो में इतना ही है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा।